भाइयों और बहनों, मैं जब विकसित भारत की बात करता हूं तो इसके लिए नई सोच भी चाहिए, नई दिशा भी चाहिए। देश में जिस प्रकार की सोच आजादी के अनेक दशकों तक रही, उस पर चलते ये संभव ही नहीं था। वो सोच क्या थी? सोच थी कि देश के नागरिकों का जैसे तैसे गुजारा कराओ, उन्हें हर मूलभूत सुविधा के लिए तरसा कर रखो। पहले की सरकारें सोचती थी कि सुविधाएं बनाओ तो दो चार बड़े शहरों में नौकरियों के अवसर बनाओ तो कुछ चुनिंदा शहरों में। ऐसा करना आसान था क्योंकि इसमें मेहनत कम लगती थी, लेकिन इसके कारण देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा विकास से वंचित रह गया। यूपी के साथ भी अतीत में ऐसा ही हुआ है, लेकिन डबल इंजन सरकार ने उस पुरानी राजनीतिक सोच को बदल दिया है। हम उत्तर प्रदेश के हर परिवार के जीवन को आसान बनाने में जुटे हैं। जब जीवन आसान होगा तो बिजनेस करना और कारोबार करना अपने आप में आसान होगा। आप देखिए, हमने गरीबों के लिए 4 करोड़ पक्के घर बनाए हैं, लेकिन साथ ही शहरों में रहने वाले मध्यम वर्गीय परिवारों को अपना घर का सपना पूरा करने के लिए हमने लगभग 60,000 करोड़ रुपए की मदद भी की है। इस पैसे से शहरों में रहने वाले 25 लाख मध्यम वर्गीय परिवारों को ब्याज में छूट मिली है। इसमें 1.5 लाख लाभार्थी परिवार ये मेरे यूपी के हैं। हमारी सरकार ने आयकर में जो कमी की है, उसका भी बड़ा लाभ मध्यम वर्ग को मिला है। 2014 से पहले सिर्फ 2 लाख रुपए की आय पर ही इनकम टैक्स लग जाता था, जबकि बीजेपी सरकार में अब 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता। इस वजह से मध्यम वर्ग के हजारों करोड़ रुपए बचे हैं। साथियों, हमने यूपी में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर समान बल दिया है। डबल इंजन सरकार का मकसद है कि कोई भी लाभार्थी किसी भी सरकारी योजना से वंचित न रहे। हाल में जो विकसित भारत संकल्प यात्रा हुई है, इसमें भी यूपी के लाखों लाभार्थियों को उनके घर के पास ही योजनाओं से जोड़ा गया है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव, शहर-शहर पहुंची है। सैचुरेशन यानी 100% लाभ जब सरकार अपनी तरफ से लाभार्थियों तक पहुंचाती है,
तो वही सच्चा सामाजिक न्याय है। यही सच्चा सेक्युलरिज्म है। आप याद करिए, भ्रष्टाचार और भेदभाव का एक बहुत बड़ा कारण क्या होता है? पहले की सरकारों में लोगों को अपने ही लाभ पाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी। एक खिड़की से दूसरी खिड़की तक कागज लेके भागदौड़ करनी पड़ती थी। अब हमारी सरकार खुद गरीब के दरवाजे पर आ रही है और ये मोदी की गारंटी है कि जब तक हर लाभार्थी को उसका हक नहीं मिल जाता, हमारी सरकार शांत नहीं बैठेगी। चाहे राशन हो, मुफ्त इलाज हो, पक्का घर हो, बिजली, पानी, गैस कनेक्शन हो, ये हर लाभार्थी को मिलता रहे। भाई और बहनों, जब हम विकसित यूपी की बात करते हैं तो इसके पीछे एक और ताकत है। ये ताकत है यहां के एमएसएमईज, यानी छोटे, लघु और कुटीर उद्योगों की ताकत। डबल इंजन सरकार बनने के बाद यूपी में एमएसएमईज का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। यहां एमएसएमईज को हजारों करोड़ रुपए की मदद दी गई है। ये जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, जो नए इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहे हैं, इनसे भी एमएसएमईज को बहुत लाभ होगा। साथियों, यूपी के करीब करीब हर जिले में कुटीर उद्योगों की एक पुरानी परंपरा है। कहीं ताले बनते हैं, कहीं पीतल की कारीगरी है, कहीं कालीन बनते हैं, कहीं चूड़ियां बनती हैं, कहीं मिट्टी की कलाकारी होती है, कहीं चिकनकारी का काम होता है। इस परंपरा को हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद योजना से सशक्त कर रहे हैं। आज रेलवे स्टेशनों पर भी देखेंगे कि एक जिला एक उत्पाद योजना को कैसे प्रोत्साहित किया जा रहा है, प्रचारित किया जा रहा है। अब तो हम 13,000 करोड़ रुपए की पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर भी आए हैं। ये योजना यूपी में परंपरागत रूप से हस्तशिल्प से जुड़े लाखों विश्वकर्मा परिवारों को आधुनिकता से जोड़ेगा। उन्हें अपना कारोबार बढ़ाने के लिए बैंकों से सस्ता और बिना गारंटी का ऋण दिलाने में मदद करेगी। भाई और बहनों, हमारी सरकार कैसे काम करती है, इसकी झलक आपको खिलौने बनाने वाले सेक्टर में भी मिलेगी। और मैं तो कांची का सांसद होने के नाते भी वहां बनने वाले लकड़ी के खिलौनों को प्रमोट करता ही रहता हूं। साथियों, कुछ साल पहले भारत अपने बच्चों के लिए अधिकतर खिलौने विदेशों से आयात करते थे। ये स्थिति तब थी जब भारत में खिलौनों की एक समृद्ध परंपरा रही है। पीढ़ियों से लोग खिलौने बनाने में कुशल रहे हैं, लेकिन भारतीय खिलौनों को प्रमोट नहीं किया गया। कारीगरों को आधुनिक दुनिया के अनुसार बदलने के लिए मदद नहीं दी गई, जिसके कारण भारत के बाजारों
और घरों पर विदेशी खिलौनों का कब्जा हो गया। मैंने इसे बदलने की ठानी और देश भर में खिलौना बनाने वालों के साथ खड़े रहना, उनकी मदद करना और मैंने उनको आगे बढ़ने की अपील की। आज स्थिति ये है कि हमारा इंपोर्ट, हमारा आयात बहुत कम हो गया है और खिलौना का निर्यात कई गुना बढ़ गया है। आज हमारी युवा पीढ़ी के लिए नई संभावनाओं का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। ट्रेनिंग से लेकर स्कॉलरशिप देने तक हमारे देश में खिलाड़ियों के लिए एक अनुकूल माहौल बन रहा है। इस वर्ष खेलों के लिए रिकॉर्ड 3,500 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। हमने देश के स्पोर्टिंग टैलेंट को साइंटिफिक अप्रोच के साथ नई शक्ति दी है। इसी का नतीजा है कि आज भारत हर प्रतियोगिता में पहले के मुकाबले ज्यादा मेडल जीत रहा है। आज दुनिया उस भारत को देख रही है जो एशियन गेम्स में नए। मुझे खुशी है कि आज उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्वी भारत तक देश के हर कोने में खेलों से जुड़े ऐसे आयोजन हो रहे हैं। आज हम यहां नॉर्थ ईस्ट में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के साक्षी बन रहे हैं। कुछ दिन पहले लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन हुआ था। उससे पहले तमिलनाडु में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए। उससे भी पहले भारत के पश्चिमी तट के दीव में भी बीच गेम्स आयोजित हुए थे। ये आयोजन बताते हैं कि देश के कोने कोने में युवाओं को खेलने के लिए, खिलने के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके मिल रहे हैं। साथियों, आज समय की मांग है कि हम खेलों को बढ़ावा देने के साथ ही खेलों को सेलिब्रेट भी करें और ये खिलाड़ियों से ज्यादा समाज का दायित्व है। जिस तरह 10वीं या 12वीं बोर्ड के नतीजों के बाद अच्छे नंबर वाले बच्चों का सम्मान किया जाता है, जिस तरह कोई बड़ी परीक्षा पास करने के बाद बच्चों का सम्मान होता है, वैसे ही समाज को ऐसे बच्चों का सम्मान करने की भी परंपरा विकसित करनी चाहिए जो खेलों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और इसके लिए हम नॉर्थ ईस्ट से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट में खेलों का जो सम्मान है, जिस तरह वहां के लोग खेलों को सेलिब्रेट करते हैं, वो अद्भुत है।